दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस व्यंजन संधि की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि को। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि, सबसे पहले हम इसी में संधि की बात करते हैं कि इस व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। जब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं तो ये इसका जो संधि विच्छेद होता है वो वी प्लस अंजन होता है। इसमें क्या होता है, छोटी ई होती है और इसमें आ होता है, और ई और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। और जहाँ या बनता है, वा बनता है या रा बनता है, तो वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। यण संधि किसके अंतर्गत आती है? यण संधि हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो यदि कभी पूछा जाता है कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन शब्द में स्वर संधि होती है। ठीक है। अच्छा, व्यंजन संधि का निर्माण कैसे होता है? जब भी कभी स्वर से व्यंजन का मेल हो जाए, या व्यंजन का स्वर से मेल हो जाए, या फिर व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्यंजन संधि के। इसमें देखो कोई भी भेद नहीं होते हैं। जैसे हमने स्वर संधि में भेद पढ़े थे, एक दीर्घ संधि पढ़ लिया हमने, फिर गुण संधि पढ़ ली हमने, फिर वृद्धि संधि पढ़ ली हमने, फिर यण संधि पढ़ ली, फिर अयादि पढ़ ली। व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में दोनों में नियम होते हैं। अब नियम अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग संख्या होती है नियमों की। किसी में 9 नियम होते हैं, किसी में 10 नियम होते हैं, है ना। तो मैं कम से कम नियमों के साथ आपको पढ़ाऊँगा, और कुछ नियम ऐसे हैं जिनको अगर हम एक ही नियम में शामिल करें तो वो फिट बैठ जाते हैं। वो अलग नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिससे बच्चों को पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी थोड़ा इजी रहता है। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम की बात करेंगे व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि का जो प्रथम नियम होता है, उसमें जब भी हमने वर्ग पढ़े होंगे कि हमारे जो वर्ग होते हैं, तो एक तो का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, और पा वर्ग होता है। ये वर्ग होते हैं। इसके बाद खा, छ, ठ, थ और पा। इसके बाद ग, ज, ड, द और बा। इसके बाद ख, छ, ठ, थ और भा। इसके बाद इंगेन, इंगिया, ड़, ना और मा। ये हमारे वर्ग होते हैं। इसके बाद आता है हमारा या, रा, ला, वा, और फिर आता है शा, शा, सा और हा। ये हमारे व्यंजन होते हैं। और इन्हीं व्यंजनों से संधि होती है। या तो प्रथम पद के आखिरी वर्ण में व्यंजन होगा, या फिर आखिरी पद के प्रथम वर्ण में व्यंजन होगा। मतलब कि व्यंजन का मेल होना चाहिए, चाहे स्वर से करो चाहे व्यंजन से करो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो का वर्ग है, ये जो का वर्ग है कचट तक, इसको हम पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं, और इसको पंचम वर्ण बोलते हैं। ये इनके नाम हैं। ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय, चतुर्थ और ये पंचम वर्ण है। तो जब भी पहले वर्ग से कोई भी स्वर या फिर व्यंजन का मेल होगा, तो ये जो पहला वर्ण है, यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि इसकी हम उदाहरणों की बात करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत लिखा,
तो हमें देखना है कि यहाँ पर देखो इस वर्ण का वर्ग है और इसमें कोई भी स्वर या व्यंजन तो इसमें स्वर है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब ये अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, दिग की जगह पर दिग हो जाएगा। अब क्योंकि ये आधा है, यहाँ पर भी आधा लिख दिया हमने। अब ये जो स्वर है आकर के इसमें मिल जाएगा, जैसे स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। अब अंग की बिंदी, जिसमें अंग की बिंदी भी लिख जाएगी और एक था यहाँ जैसे का तैसे। ये हमारी कौन सी संधि है, हमारी व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। कौन सा है, व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। अच्छा चल रही पढ़िए। दूसरा हमने इसका उदाहरण लिखा, दिक् प्लस गज। दिक् प्लस गज लिखा। कोई जब ध्यान रखना है, कचटता किसी भी स्वर या व्यंजन से मिलेगा तो यह अपनी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिक् प्लस गज का दिग्गज हो जाता है। दिक् प्लस गज का दिग्गज हो जाता है। यह है हमारा पहला नियम। हम इसके और भी उदाहरण पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम इसको एक ही उसमें स्लाइड में बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम यहीं पर सारे नियमों को मेंशन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जब भी कचटता मतलब पहले वर्ण से कभी भी अब स्वर और व्यंजन के अलावा कभी ना या माँ मिल जाए, कभी ना या माँ मिल जाए, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। पंचम वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है। कौन से वर्ण में हो जाता है, पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पंचम वर्ण में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा जगत प्लस नाथ। मैंने लिखा जगत प्लस नाथ। अब देखो ये पहला वर्ग क्या है, कचटता में से ये ता उसका है और आगे किससे जुड़ रहा है, ना या फिर माँ से, कि अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता का पंचम वर्ण क्या होता है, ता का पंचम वर्ण होता है ता था दा धा ना। ये ता था दा धा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगन। जगन, क्योंकि ता की जगह ना हो गया, आधा है। अब ये नाथ इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जगन नाथ। क्या हो जाता है, ये जगन नाथ हो जाता है। ठीक, अगले हम तीसरे नियम की बात करते हैं। तो तीसरा नियम हम क्या लिखते हैं कि तीसरे नियम में हमें ध्यान रखना है कि जब भी ता या दा के साथ में, ये इंपॉर्टेंट नियम है, जब भी ता या दा के साथ में किसका मेल होगा, जब भी ता या दा के साथ में तुम्हारा चा या छा का मेल हो जाए, ठीक, चा या छा मिल जाए, या जा या फिर झा मिल जाए, या टा ठा मिल जाए, या डा ठा मिल जाए, है ना, या फिर ला मिल जाए। तो जैसे जो ये ता और दा जिससे भी मिलेगा, अगर ये ता या दा छा से मिलेगा तो ये ता और दा, तो ये जो ता और दा है आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ये ता और दा जा और झा से मिलेगा, आधे जा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ये ता और दा ता और ठा से मिलेगा, आधे टा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ये ता और दा और ढा से मिलेगा, आधे टा में परिवर्तित हो जाएगा। और यही ता और दा यदि ला से मिल जाएगा तो फिर आधे ला में परिवर्तित हो जाएगा। अब पुस्तकों में ता और दा का चा छा से, जा जा से, टा ठा से, डाडा से एक नियम ये बना दिया जाता है और एक ला से अलग नियम बता दिया जाता है, तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। फिर एक इसी में हम क्या करते हैं, ता और दा का शा से मेल होता है, वो थोड़ा सा नियम अलग होता है, उसको यही मेंशन किए दे रहे हैं। फिर ता और दा का हा से मेल होता है, तो क्या परिवर्तन होगा, फिर ये जब ता और दा इससे मिलेंगे, इन दोनों से मिलेंगे, थोड़ा सा स्पेशल होगा, इसको ध्यान रखना है। जब भी ता और दा शा से मिलेगा तो ता का आधा चा परिवर्तन हो जाएगा और इस शा का
पूरा छा बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा जब ता और दा शा से मिल जाएगा तो आधे चा में और पूरे छा में परिवर्तन हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब ये ता और दा जब हा से मिल जाएगा, जब ये ता और दा हा से मिल जाएगा तो ये ता का आधा दा हो जाएगा और ये हा का धा हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे कितने नियम हो गए? एक नियम ये हो गया, दूसरा नियम ये हो गया, तीसरा नियम इतने हो गए, फिर ये चौथा नियम हो गया, फिर ये पांचवा नियम हो गया, फिर ये छठवां नियम हो गया। 6 नियम हमने 3 में खत्म कर दिए। ठीक, यही संधि पढ़ने का फायदा होता है एक अच्छे शिक्षक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा उत प्लस लास। मैंने लिखा उत प्लस लास, तो उत प्लस लास ये ता या दा जब ला से मिल रहा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ला में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल लास हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक, अगला क्या लिख रहे हैं हम? दूसरा लिख रहे हैं हम। दूसरा मैंने लिखा सत प्लस जन। दूसरा लिखा मैंने सत प्लस जन। अब ये ता किससे मिल रहा है? जा से मिल रहा है। जब ता या दा जा से या झा से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये ता और दा जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो सत प्लस जन का क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा नियम इसी तरीके से काम करता है। जैसे हमने इससे मिलाएंगे तो तत् प्लस टीका, तो ये ता और दा टा में परिवर्तित हो जाएंगे तो तट टीका बन जाता है। ठीक, जब ता या दा डा या डा से मिलेंगे, जैसे उत प्लस डयन मिल जाएगा तो उद्डयन हो जाएगा, उड्डयन डबल डा बन जाएगा। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है? इनसे जब मिलाएंगे तो इसमें हम तीसरे नंबर पर लिख लेंगे, जब ता या दा शा से मिलेगा, जैसे उत, जैसे सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। तो जब ता शा से मिलेगा तो ता या दा का क्या बनेगा? आधा चा, और शा का क्या बनेगा? छा। तो सत प्लस शास्त्र का क्या बन जाएगा? सत शास्त्र बन जाता है, सत शास्त्र बन जाता है। ठीक, सत शास्त्र बन जाता है। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है? हा से मेल का। तो हा से जब मिलता है तो ये ता और दा जब हा से मिलते हैं तो ता और दा का दा आधा दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है। जैसे मैंने लिखा उत प्लस हत, उत प्लस हत क्या हो जाएगा? ता का आधा दा हो जाएगा, उत और हा का धा हो जाएगा और ता, उद्धत। अब उद्धत को या तो ऐसे लिख दो या फिर दा बना करके नीचे इसके ऐसे लटका करके था और ये ऐसे लिख दिया जाता है, उद प्लस हत उद्धत हो जाता है। ये लगभग हमने 6 नियमों को 3 नियमों में पढ़ लिया है। ठीक, अगला नियम क्या कहता है? इसको मैं चौथा नियम यहाँ पर लिखूंगा। अगला नियम क्या कहता है कि जब भी छोटी ई या छोटा ऊ से हमारा ये गंतव्य सा मिलेगा, हमारे ये गंतव्य सा मिलेगा, तो ये जो सा है ये इस पा वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने लिखा सु प्लस समा, सु प्लस समा। जैसे मैंने लिखा अभी प्लस सेक। तो ये जो सा है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो सु प्लस समा का क्या हो जाएगा? सु श मा हो जाता है। और अभी प्लस सेक का क्या हो जाता है? अभी और शेक हो जाता है। ये हो गया हमारा चौथा नियम और किताबों के हिसाब से 7वां नियम हो गया। अगले हम 5वें नियम की बात करते हैं, मतलब कि लगभग 8वां या 9वां नियम की बात करते हैं। उससे थोड़ा मैं पहले 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। समझ
समझ में आनी चाहिए चीज़ें, और जितनी चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब एकदम क्लियर साफ साफ लिखी हुई हो। अगर हम 5वां नियम पढ़ेंगे, पांचवा नियम क्या कहता है कि जब भी किसी स्वर से छा का मेल हो जाएगा, जब भी किसी स्वर से छा का मेल हो जाएगा तो इन दोनों के मध्य में आधे चा का अपने आप सर्जन हो जाता है, आधे चा का अपने आप आगमन हो जाता है। जैसे परि प्लस छेद, तो जब इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, परिच्छेद बन जाता है। ये कौन सा नियम है हमारा, 5वां नियम है। जब भी किसी स्वर के साथ में छा का मेल होता है तो इन दोनों के मध्य में आधे चा का आगमन हो जाता है। ठीक है, अगला एक 6वां नियम और किताबों के हिसाब से 9वां नियम है कि जब भी किसी स्वर के साथ, जब भी किसी स्वर के साथ स्थ का मेल होता है, ये प्रयोग होते हैं, संधि कम प्रयोग ज्यादा होते हैं। जब भी किसी स्वर के साथ स्थ का मिलन हो जाएगा तो ये जो स्थ शब्द है, ये जो स्थ शब्द है ये इष्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा प्रति प्लस स्था, प्रति प्लस स्था, इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, प्रति और स्था, ये इसमें ऐसे परिवर्तित हो जाएगा, प्रति प्लस स्था। उसी पर दूसरा क्या हो जाता है, जैसे प्रति प्लस स्थान का प्रतिष्ठान हो जाता है, प्रतिष्ठान हो जाता है। ये हमारे हो गए व्यंजन संधि के सारे नियम। कुछ एक दो नियम और ऐसे होते हैं जो हम जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के साथ साथ अपन बढ़ते चले जाएंगे, उन नियमों का भी जिक्र कर लेते हैं, हालांकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। ठीक है, और होंगे भी तो अपन जब अभ्यास करेंगे उनमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हो सकता है मैंने उदाहरण थोड़े से कम लिए हों। कम लेने का कारण ये है कि तो जगह भी कम है, ज़्यादा उदाहरण ले लेते तो फिर हम एक ही उसमें पूरी व्यंजन संधि खत्म नहीं कर पाते। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहें।